दोस्तों नमस्ते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने मेवाड़ के इतिहास गोहिल वंश की शुरुआत की थी। हम उससे आगे आज पढ़ेंगे मेवाड़ के गोहिल वंश का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। देखो, कल हमने पढ़ा था कि मेवाड़ में गोहिल वंश है, ये राजस्थान की ऐसी राजवंश है जो सबसे लंबे समय तक यहाँ शासन करती है। और गोहिल वंश की जो स्थापना है वो 566 ईस्वी में गुहादित्य के द्वारा की जाती है। और गुहादित्य के समय जो राजधानी थी वो कहाँ थी? नागदा थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि रावल बप्पा नामक प्रतापी शासक यहाँ का हुआ है और इसने सन 734 ईस्वी में मान मौर्य को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। चित्तौड़ पर अधिकार करने वाले व्यक्ति कौन आते हैं? तो रावल बप्पा आते हैं। इसलिए हमने इनको वास्तविक संस्थापक कहा था। वास्तविक संस्थापक के रूप में रावल बप्पा को जाना जाता है। हमने पढ़ा था कि रावल बप्पा को ये जो राज्य है वो हारित ऋषि की कृपा से प्राप्त हुआ था। और हारित ऋषि एकलिंग महादेव की पूजा किया करते थे और इसीलिए रावल बप्पा ने उदयपुर में एकलिंग मंदिर की स्थापना की। और उदयपुर के अर्थात मेवाड़ के, उदयपुर तो बाद में बसाया गया था, 1559 ईस्वी में बसाया गया था। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं वे सभी अपने को एकलिंग महादेव का दास मानकर, स्वामी मानकर और मेवाड़ में शासन किया करते थे। उनके अनुसार एकलिंग महादेव ने इन्हें यहाँ शासन करने के लिए भेजा है, ये मानकर ये शासन संचालित करते थे। जब भी ये लोग मेवाड़ छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाते थे तो वो किससे अनुमति लेते थे? एकलिंग महादेव से अनुमति लेते थे। और इस अनुमति को कहा जाता है आस्का लेना। आस्का लेना। तो आस्का का क्या आशय है? जब भी मेवाड़ के शासक मेवाड़ राज्य को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाते थे तो एकलिंग देव जी से अनुमति लेकर वो बाहर जाया करते थे। ये रावल बप्पा के संबंध में हम पढ़ते हैं। रावल बप्पा के संबंध में हमने इसके पश्चात हमने पढ़ा था एक अन्य शासक जिसका नाम आता है अल्लट। और अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था इसने हुण राजकुमारी से विवाह किया था, जो भारत का पहला अंतर्जातीय विवाह माना जाता है। नौकरशाही का गठन अल्लट के द्वारा किया गया था। ये सब बातें हमने अल्लट के समय पढ़ी थी। अल्लट के बाद में देखें तो एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम आता है रण सिंह। रण सिंह या करण सिंह। और रण सिंह या करण सिंह है वो शासक बनता है सन 1158 ईस्वी में। रण सिंह शासक बनता है 1158 ईस्वी में। इसके दो पुत्र थे। एक का नाम आता है अक्षेम सिंह और एक का नाम आता है राहप। इस अक्षेम सिंह ने, देखो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ में गोहिल वंश दो शाखाओं में विभक्त कब हुआ या किसके शासनकाल में हुआ, तो मेवाड़ में गोहिल वंश है वो दो शाखाओं में किसके शासनकाल में विभक्त हुआ? तो उत्तर होगा रण सिंह या करण सिंह। तो यहाँ दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। अक्षेम सिंह के द्वारा रावल शाखा की स्थापना चित्तौड़ में की जाती है और राहत के द्वारा एक गांव बसाया जाता है जिसका नाम आता है सिसोदा ग्राम। और ये लोग सिसोदा के रहने वाले थे, इसलिए आगे चलकर
इन्हें सिसोदिया कहा गया, और सिसोदिया ही क्या कहलाते हैं, राणा शाखा के शासक कहलाते हैं। इसी राहब की नेक्स्ट पीढ़ी पढ़ें तो उनमें एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है आरी सिंह। आरी सिंह है, ये तो 1303 के चित्तौड़ के आक्रमण में मारा जाता है, और इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम आता है राणा हमीर। इसको राणा के नाम से या हमीर सिसोदिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1326 ईस्वी में मेवाड़ पर अधिकार करके सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी, या राणा शाखा की स्थापना की थी। तो राणा शाखा के संस्थापक के रूप में राहब जो सिसोदा ग्राम के बसाने वाले थे, इन्हीं में आगे चलकर हरि सिंह का पुत्र होता है जिसका नाम आता है राणा हमीर। और ये हरि सिंह के टोटल 7 पुत्र थे। 7 में से 6 पुत्र हैं वो इस युद्ध में मारे जाते हैं। 6 पुत्र इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक पुत्र शेष बचता है जिसका नाम आता है राणा हमीर, और यही 1326 में मेवाड़ पर अधिकार करके, चित्तौड़ पर अधिकार करके राणा शाखा की स्थापना करता है। अब देखो रण सिंह के बाद में अन्य शासक देखें तो उनमें एक व्यक्ति आता है, हमने कल पढ़ा भी था, थोड़ी सी चर्चा की थी, जिसका नाम आता है जेतर सिंह। जेतर सिंह का शासनकाल आता है 1213 से लेकर 1250 ईस्वी के मध्य। इससे देखो क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेतर सिंह के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण तो पूछा जाता है भूताला का युद्ध। हमने कल पढ़ा था कि सतलत कालिक शासक जिसका नाम आता है इल्तुतमिश ने चित्तौड़ अर्थात नागदा पर आक्रमण किया था। आक्रमण कहाँ किया? नागदा पर आक्रमण किया। कब किया? 1227 ईस्वी में किया। कुछ स्थानों पर ये 1221 से 29 के मध्य भी प्राप्त होता है, जैसे कर्नल जेम्स टोड हैं, आदि ने इतिहासकार हैं, उनके अनुसार 1221 से 29 के मध्य आक्रमण हुआ था। तो 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा नागदा पर आक्रमण किया गया। इसे भूताला का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त तो कर दिया, इस आक्रमण को असफल तो कर दिया था, परंतु हमने कल पढ़ा था कि नागदा जो राजधानी थी उसको बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी, हानि पहुंची थी। इसी कारण जेतर सिंह ने अपनी एक नई राजधानी बनाई थी, और नई राजधानी का नाम आता है चित्तौड़। तो चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर क्या आएगा? जेतर सिंह प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इसका चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। एक देखो जेतर सिंह ने इस अपने शासन काल में 6 सुल्तानों के शासन देखे थे। तो दिल्ली के 6 सुल्तानों के समकक्ष ये रहा है। 6 सुल्तानों के समकक्ष जो व्यक्ति रहा है वो कौन आता है? वो आता है जेतर सिंह। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जेतर सिंह है दिल्ली के 6 शासकों के समकालीन रहा है, उनके समकक्ष रहा है। 6 सुल्तानों के शासन उन्होंने देखे। इस समय दिल्ली में जो शासन चल रहा था वो उसको आप कह सकते हैं सल्तनत काल बोल सकते हैं, और गुलाम वंश का शासन इस समय चल रहा था, जिसका संस्थापक के रूप में हम पढ़ते हैं। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, और फिर गुलामों के गुलाम आते हैं जिनका नाम आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के आक्रमण को जेतर सिंह ने असफल करने का कार्य किया था। अब देखो जेतर सिंह के बाद में अगला हम शासनकाल देखें तो वो आता है तेज सिंह का शासनकाल। किसका आता है? तेज सिंह का शासनकाल आता है। देखो तेज सिंह के शासनकाल से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तेज सिंह के शासनकाल से। तो तेज सिंह का शासनकाल माना जाता है वो 1250 से लेकर 1273 ईस्वी माना जाता है। शासक का नाम आता है तेज सिंह, और शासनकाल आता है 1250 से 1273।
इसकी क्या क्या विशेषताएं, देखो इनकी रानी का नाम था, इनकी रानी का नाम था जयतल्ली देवी, और इस जयतल्ली देवी ने एक मंदिर यहां बनवाया था, जिस मंदिर का नाम आता है श्याम पार्श्वनाथ। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो उत्तर आएगा जेतर सिंह की रानी ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरा देखें, वो तेज सिंह की रानी ने करवाया था। नेक्स्ट देखें कि क्या विशेषता हमें प्राप्त होती है, तो इनके शासनकाल में एक चित्र आता है जिसका नाम आता है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र है, ये ताड़पत्र पर चित्रित है। ताड़पत्र पर चित्रित मेवाड़ का प्रथम शासक, प्रथम चित्र माना जाता है। ताड़पत्र पर चित्रित मेवाड़ का प्रथम चित्र माना जाता है, प्रथम चित्र माना जाता है, जिसका निर्माण या चित्रण काल आता है 1267 ईस्वी। और इसके जो चित्रकार थे उनका नाम आता है चित्रकार कमलचंद्र। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र के चित्रकार कौन थे, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा कमलचंद्र इसके चित्रकार थे। तो ये दो बातें हमें तेज सिंह के शासनकाल से प्राप्त होती हैं। और तेज सिंह का जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम आता है समर सिंह। समर सिंह, समर सिंह का शासनकाल आता है 1273 से लेकर 1301 ईस्वी। 1273 से लेकर 1301 ईस्वी। इसके दो संतानें थी, इसके दो पुत्र थे। दो पुत्र देखो कौन कौन से थे। एक पुत्र का नाम आता है कुंभकर्ण, एक पुत्र का नाम आता है कुंभकर्ण, और एक का नाम आता है रतन सिंह। रतन सिंह, ये कुंभकर्ण है, ये नेपाल चला जाता है। कहाँ चला जाता है, नेपाल चला जाता है, और नेपाल में शासन की स्थापना ये करता है। तो नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो उत्तर आएगा समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण के द्वारा नेपाल में शासन की स्थापना की जाती है। और ये जो रतन सिंह होता है ये चित्तौड़ का शासक बनता है 1301 ईस्वी में। चित्तौड़ का शासक बनता है 1301 ईस्वी में। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा रतन सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रतन सिंह के बारे में हमें कौन कौन से प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं, उन सब का अध्ययन हम पढ़ेंगे। तो देखो रावल रतन सिंह हैं, वो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। रावल रतन सिंह का शासनकाल 1301 से लेकर 1303 ईस्वी माना जाता है। रावल रतन सिंह का शासनकाल है 1301 से लेकर 1303 ईस्वी माना जाता है। और रावल रतन सिंह जब यहाँ के शासक थे, ये रावल शाखा के अंतिम शासक होते हैं 1301 से 1303 तक। जिस समय ये यहाँ के शासक थे उसी समय दिल्ली के शासक कौन थे, इस समय दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली के शासक थे उस समय, और इस समय ये थे चित्तौड़ के शासक। अब देखो क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इसके बाद यहाँ सिसोदिया शाखा की स्थापना हुई थी।
इनकी रानी का नाम था, वो था पद्मिनी। रानी का नाम क्या था? पद्मिनी था। पद्मिनी कौन थी? पद्मिनी श्रीलंका, जिसको प्राचीन समय में सिंहल कहा जाता था, सिंहल नरेश, सिंहल के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। सिंहल नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। देखो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेम के कवि माने जाते हैं, प्रेम कथाओं के लिए जाने जाते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा, महाकाव्य लिखा, जिसका नाम आता है पद्मावत। पद्मावत की रचना काल माना जाता है 1540 ईस्वी। ये इसका रचना काल माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मिनी सिंहल नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। और रतन सिंह को पद्मिनी के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इनको जो जानकारी है वो ऐसा माना जाता है पद्मावत महाकाव्य के अनुसार कि हीरामन तोता, जो कि मनुष्य की तरह बोलता है, राजस्थान में गागरोनी तोता आप बोल सकते हैं, गागरोन झालावाड़ में पाए जाते हैं। तो हीरामन या गागरोनी तोते के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि श्रीलंका में कोई राजा है गंधर्वसेन, उसकी बेटी का नाम है पद्मिनी। वो दिखने में इतनी सुंदर है कि रतन सिंह की रानी है, वो पद्मिनी होनी चाहिए। इस बात की जानकारी हीरामन तोते से किसको प्राप्त होती है? रतन सिंह को प्राप्त होती है। और पद्मावत महाकाव्य ये कहता है कि रतन सिंह है पद्मिनी की इस सुंदरता का बखान जब हीरामन तोते से सुनता है कि पद्मिनी इतनी सुंदर है, दिखने में इतनी सुंदर है, तो उसकी लालसा बढ़ जाती है इसको प्राप्त करने की। और वो चित्तौड़ छोड़कर श्रीलंका चले जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं, काफ़ी दिन रहते हैं। उसके पश्चात गंधर्व सेन के द्वारा इसका विवाह कर दिया जाता है। और 2 सैनिक बॉडीगार्ड पद्मिनी के होते हैं, जो आपस में चाचा भतीजे होते हैं। नाम आता है गोरा और बादल। बादल पद्मिनी का भाई था और गोरा चाचा था। ये चाचा था और बादल क्या था? भाई था। ये दोनों भी इसके साथ भेंट स्वरूप भेज दिए जाते हैं, बॉडीगार्ड के रूप में इन्हें भेज दिया जाता है। अब देखो जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई आक्रमण करने के कारण क्या है? आक्रमण के कारण क्या है? देखो आक्रमण के यदि हम कारण पढ़ें तो कौन कौन से कारण? अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है वो तो आता है अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना, वो पूरे हिंदुस्तान में एक छत्तर राज्य अपना स्थापित करना चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी होना, ये 1 नंबर पॉइंट आता है। दूसरा चित्तौड़ का सामरिक महत्व होना। चित्तौड़ का सामरिक महत्व होना। सामरिक महत्व इसलिए कि चित्तौड़ के माध्यम से राजस्थान और गुजरात दोनों के शासन को संचालित किया जा सकता है, दोनों की सीमा पर स्थित है, इसलिए सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत महाकाव्य है ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी हैं वो रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे। पद्मिनी की लालसा में उन्होंने ये आक्रमण किया था। अब क्वेश्चन आता है भाई अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में किसने बताया?
तो अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में किसने बताया? अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे वो रावल रतन सिंह के दरबारी थे, और इनके जो दरबारी थे उनका नाम आता है तांत्रिक होते हैं। रावल रतन सिंह के जो तांत्रिक होते हैं उनका नाम आता है राघव चेतन। राघव चेतन ऐसा मानते हैं कि जब पद्मिनी की सौंदर्यता को देखते हैं तो वो इसकी सौंदर्यता में इतनी खो जाते हैं कि वो उसकी सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। उनके लिए सुंदरता अकल्पनीय, असहनीय हो जाती है। जब इस बात की जानकारी किसको लगती है? रतन सिंह को लगती है कि राघव चेतन है पद्मिनी के सौंदर्य के कारण मूर्छित हो गए हैं, तो रतन सिंह इसे चित्तौड़ से निष्कासित कर देते हैं। उनका मानना था कि यदि ये यहीं रहेंगे तो ये तांत्रिक हैं, कोई भी जादू टोना पद्मिनी पर करके अपने बस में कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने तांत्रिक को निष्कासित कर दिया। और ये अपने अपमान का बदला लेने के लिए कहाँ चले जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के पास से चले जाते हैं, और इनको बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें कही जाती हैं कि साहब आप तो दिल्ली के शासक हैं, आपके दरबार में तो पद्मिनी रानी सुशोभित तो होनी चाहिए, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। और पद्मिनी जो दिल्ली में होनी चाहिए वो चित्तौड़ में है, रावल रतन सिंह के पास है। तो इन सभी बातों को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी हैं वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। कुछ भी हो, कोई भी कारण रहे हुए, इनमें से सभी कारणों ने अपना अपना योगदान दिया है, और सभी कारण मिलकर और 1303 में आक्रमण हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर। इस आक्रमण के समय देखो काफ़ी दिन युद्ध चलता है। ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला, काफ़ी दिन युद्ध चला, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये विचार आया कि हम यहाँ आए लड़ने के लिए, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आए, युद्ध का परिणाम कुछ निकल नहीं रहा है, हम बिना पद्मिनी का दर्शन किए वापस जाना होगा, क्यों न हम संधि कर लें और पद्मिनी को कम से कम देख तो लें, और पद्मिनी को देखकर और हम चित्तौड़ छोड़ के चले जाएंगे। अब युद्ध का परिणाम नहीं निकला तो खिलजी के द्वारा संधि प्रस्ताव भेजा जाता है। किसके पास? संधि प्रस्ताव भेजा जाता है रतन सिंह के पास। और रतन सिंह के पास संधि प्रस्ताव क्या भेजा जाता है कि या तो युद्ध मैं समाप्त करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे एक बार पद्मिनी का चेहरा दिखा दिया जाए, पद्मिनी का चेहरा देखकर मैं वापस दिल्ली लौट जाऊंगा। रतन सिंह इस बात से खुश हो गए कि चलो पीछा छूटे, केवल चेहरा ही तो दिखाना है, दर्पण में दिखा देंगे, इतने में गल छूट रही है, लड़ाई तो नहीं लड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब दरबार में आते हैं तो इनको एक तालाब के माध्यम से, एक दर्पण के माध्यम से और चेहरा दिखाया जाता है। पद्म तालाब दर्पण में चेहरा दिखाया जाता है। जब चेहरा देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है। अब उनकी इच्छा होती है कि अब तो पद्मिनी को लेकर ही दिल्ली चलें। तो ऐसा देखो हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में यह है कि अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में जो भी अतिथि आता है जब वो वापस जाता है तो हम उसको छोड़ने के लिए घर के मुख्य दरवाजे तक अवश्य जाते हैं। तो रावल रतन सिंह हैं, अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए दुर्ग के द्वार तक आते हैं। और जब दुर्ग के द्वार तक आते हैं तो उस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी पहले से षड्यंत्र रच के खड़े थे। उन्होंने रतन सिंह को बंदी बना लिया और दिल्ली चले गए। वहाँ से पत्र भेजा जाता है, शर्त भेजी जाती है पद्मिनी के पास कि यदि प्रियतम चाहिए आपको तो आप दिल्ली दरबार में उपस्थित हो जाओ। अब पद्मिनी यहाँ गोरा बादल के नेतृत्व में अपने विश्वस्त 1600 सैनिकों को पुरुष वेश में एवं स्त्री वेश में
स्त्री वेश में तैयार करती है और अलाउद्दीन खिलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है कि मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे साथ 1600 दासियाँ 1600 रानियाँ आएंगी। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से और ज़्यादा खुश होता है कि हम तो एक रानी को बुला रहे थे, बदले में 1600 और आ रही हैं साथ, वो तो और अच्छी बात है। तो वो सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। तो 1600 रानियों के साथ ये 1600 रानी हैं वो विश्वस्त और मजबूत सैनिक होते हैं जो स्त्री वेश में होते हैं, हथियारों सहित होते हैं, और एक रानी की पालकी को 4 सैनिक उठाएंगे। तो 4 सैनिक ये हो गए, एक पालकी में है टोटल 5, टोटल कितनी 1600 इंटू 5, लगभग 8000 सैनिकों की एक फौज तैयार हो जाती है। किसके नेतृत्व में? गोरा, बादल और पद्मिनी के नेतृत्व में। और ऐसा माना जाता है कि जब दिल्ली दर पहुंचती है ये 1600 रानियाँ स्त्री वेश में ये पुरुष पहुंचते हैं, तो पद्मिनी वहाँ कहती है कि मैं रतन सिंह से एक बार आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं दिल्ली दरबार में उपस्थित हो जाऊँगी। और ऐसा मानते हैं कि पद्मिनी और रतन सिंह हैं वो चित्तौड़ लौट आते हैं, और गोरा बादल के नेतृत्व में जो शेष सैनिक हैं वो मुगल सेना को वहाँ इस मुस्लिम सेना को रोकने का कार्य करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोकने का काम करते हैं। वे दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। खिलजी की सेना चित्तौड़ आती है, पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। ये तो पद्मावत महाकाव्य की रचना उसके अनुसार हमें प्राप्त होती है। दूसरा हमें ये प्राप्त होता है कि जब अंतिम युद्ध होता है, युद्ध जीतने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो गोरा बादल और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है, पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों के द्वारा जौहर व्रत होता है। जौहर का मतलब है अग्नि में जिंदा जल जाना, और इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है साका। ये चित्तौड़ का व राजस्थान का सबसे बड़ा साका माना जाता है। तो जौहर सबसे बड़ा और सबसे बड़ा साका चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी में 1303 में चित्तौड़ दुर्ग में संपन्न होता है, और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, और यहाँ का प्रशासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्र खिजर खां को नियुक्त किया। खिजर खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है, और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका नाम रखा जाता है खिजराबाद। खिजराबाद को यहाँ का खिजराबाद इसका नामकरण किया जाता है। खिजर खां को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। खिजर खां है 1311 तक यहाँ रहता है, और तबीयत खराब होने पर तथा यहाँ के राजपूत सरदार हैं वो इससे नियंत्रण में नहीं आते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। इसके कारण खिजर खां हैं उनको तो वापस दिल्ली बुला लिया जाता है, और मालदीव सोनगरा को यहाँ का शासन सौंप दिया जाता है। उन्हीं के वंशज में उन्हीं के पुत्र जेता या जेसा को परास्त करके 1326 में राणा हमीर के द्वारा सिसोदिया शाखा की स्थापना की जाती है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उपस्थित था और उसका आंखों देखा हाल वो अपनी पुस्तक में लिख रहा था? तो उसका नाम आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ था, और उन्होंने पूरा विवरण अपनी पुस्तक में अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने का काम किया है। तो ये सब बातें हमें प्राप्त होती हैं रावल रतन सिंह के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छा लगा तो ज़रूर लिखें, कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी लिखें। धन्यवाद।